जरा सोचिए, एक ऐसा विचारक जो आज से करीब 2400 साल पहले था, लेकिन जिसके विचार आज भी हमारी दुनिया की, आप कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिर्फ फलसफा नहीं दिया, बल्कि सोचने, जीने और एक समाज की तरह साथ रहने के लिए एक पूरा टूल किट दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरस्तू की। अरस्तू को समझने के लिए शायद उनकी सबसे मशहूर बात से ही शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्लेटो मेरे दोस्त हैं, लेकिन सच मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। ये एक लाइन ही बता देती है कि सच के लिए उनकी लगन कितनी गहरी थी, इतनी कि इसके लिए वो अपने महान गुरु प्लेटो से भी अलग राय रखने को तैयार थे। तो चलिए अब जरा उनके सफर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। प्लेटो की परछाई से निकलकर एक बिल्कुल नई सोच की तरफ उनका ये सफर शुरू कैसे हुआ। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन दुनिया के सबसे फेमस स्कूल प्लेटो की एकेडमी से, जहां अरस्तू ने एक स्टार स्टूडेंट के तौर पर अपनी जिंदगी के 20 साल गुजारे। 20 साल, सोचिए जरा। और वो इतने तेज थे कि खुद प्लेटो उन्हें एकेडमी का दिमाग कहते थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। अरस्तू के पिता एक डॉक्टर थे, तो उनकी परवरिश बहुत ही प्रैक्टिकल, एक वैज्ञानिक माहौल में हुई थी। और यही वैज्ञानिक सोच उनके गुरु प्लेटो के आदर्शवादी विचारों से टकराने लगी। यहीं से एक बुनियादी मतभेद पैदा हुआ। और ये मतभेद क्या था? देखिए, प्लेटो का मानना था कि असली दुनिया तो विचारों की दुनिया है, जो कहीं ऊपर है। वो एक आइडियलिस्ट थे। दूसरी तरफ अरस्तू थे, जो कहते थे, नहीं, असली दुनिया तो यही है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो एक रियलिस्ट थे। ये फर्क राफेल की मशहूर पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, जिसमें प्लेटो आसमान की तरफ इशारा कर रहे हैं और अरस्तू जमीन की तरफ। अब जब वो अपने गुरु से इतना अलग सोच रहे थे, तो उन्हें एक नए रास्ते की, एक नए औजार की जरूरत थी। और इसी जरूरत ने अरस्तू को अपनी टूलकिट का पहला और सबसे जरूरी टूल बनाने के लिए मजबूर किया। ये टूल था सही तरीके से सोचने की कला, जिसे आज हम लॉजिक या तर्कशास्त्र कहते हैं। उन्होंने इसका नाम रखा लॉजिक, जो ग्रीक शब्द ऑर्गेनॉन से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है औजार या उपकरण। ये दिमाग के लिए एक तरह की यूजर मैनुअल थी, एक ऐसा सिस्टम जो हमें बताता है कि सही दलील और गलत दलील में फर्क कैसे करें। और कमाल की बात यह है कि 2000 साल बाद भी ये सिस्टम हमारी सोच का आधार है। अब इस लॉजिक का सबसे कमाल का हिस्सा था सिलोगिज्म। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत आसान। ये निष्कर्ष तक पहुंचने का एक 3 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, एक सामान्य सच बताइए, जैसे सभी इंसान नश्वर हैं। स्टेप 2, एक खास तथ्य बताइए, जैसे सुकरात एक इंसान है। स्टेप 3, अब इन दोनों को मिला दीजिए और नतीजा आपके सामने है। इसलिए सुकरात नश्वर है। सिंपल, पावरफुल और एकदम सटीक। तो ठीक है, सोचने का सही तरीका तो मिल गया, पर इसका असल जिंदगी में क्या फायदा? बस यही सवाल अरस्तू को उनकी टूल किट के दूसरे टूल की तरफ ले गया। ये टूल था एक अच्छा, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए। अरस्तू ने कहा कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पल भर की खुशी पाना नहीं है, बल्कि यूडेमोनिया हासिल करना है। ये शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब है इंसान का पूरी तरह से फलना फूलना। ये वो गहरी, स्थायी संतुष्टि है जो एक सार्थक, एक अच्छा जीवन जीने और अपनी पूरी क्षमता को पाने से मिलती है। तो सवाल ये है कि ये फलना फूलना कैसे है? इसका रास्ता क्या है? अरस्तू ने कहा, रास्ता है द गोल्डन मीन, यानी सुनहरा मध्य मार्ग। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल आइडिया है। उन्होंने कहा कि हर अच्छाई 2 बुराइयों के बीच का संतुलन होती है। जैसे साहस, वो कायरता और बेवकूफ़ी भरी दिलेरी के बीच का सही संतुलन है। न बहुत कम, न बहुत ज्यादा, बस बिल्कुल सही। देखिए, अरस्तू यहीं नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि एक इंसान का भला तो ठीक है, पर जब हम सब एक साथ रहते हैं, एक समाज में, तब क्या? समाज का भला कैसे हो? और यहीं से उन्होंने अपनी टूलकिट का तीसरा और आखिरी टूल तैयार किया, एक साथ रहने के लिए एक आदर्श समाज की खोज। उनकी एक बहुत ही मशहूर लाइन है कि इंसान स्वभाव से एक पॉलिटिकल एनिमल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब नेता बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं जी सकते। हम एक समाज, एक समुदाय का हिस्सा बनने के लिए ही बने हैं।
और हमारी असली खुशी भी उसी में है। और ये कोई हवाई बातें नहीं थीं। उन्होंने उस जमाने के 158, जी हाँ, 158 संविधानों को पढ़ा, उनका विश्लेषण किया और उसके आधार पर उन्होंने सरकारों को बांटा। एक तरफ सरकार के अच्छे रूप जो सबके भले के लिए काम करते हैं और दूसरी तरफ उनके बिगड़े हुए रूप जो सिर्फ शासकों के अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद वो किस नतीजे पर पहुंचे? उनका जवाब बहुत प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि सबसे स्थिर और न्यायपूर्ण सरकार वो है जो न तो सिर्फ अमीरों के हाथ में हो और न ही गरीबों की भीड़ के हाथ में, बल्कि वो एक मजबूत और समझदार मिडिल क्लास के कंधों पर टिकी हो। उन्होंने इसे पॉलिटी का नाम दिया। लेकिन कहानी यहाँ एक दुखद मोड़ लेती है। अरस्तु की मौत निर्वासन में हुई और एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि उनका सारा ज्ञान, उनका ये खजाना हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो जाएगा। पर असल में उनकी विरासत की कहानी तो उनकी मौत के बाद शुरू हुई। ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सोचिए, उनकी मौत के बाद लगभग 200 साल तक उनकी सारी किताबें, सारे विचार एक तहखाने में बंद रहे। फिर उन्हें रोम में फिर से खोजा गया। सदियों तक इस्लामिक विद्वानों ने उन्हें सहेजा, उनका अनुवाद किया, उन पर काम किया और फिर उन्हीं अरबी अनुवादों के जरिए ये विचार यूरोप पहुंचे और वहां पुनर्जागरण यानी रेनेसांस की आग लगा दी। तो आज हम पर इसका क्या असर है? असर ये है कि अरस्तु की छाप हमारी दुनिया में हर जगह है। मतलब सचमुच हर जगह। हम जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, जो साइंटिफिक मेथड है, बायोलॉजी की भाषा, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, यहाँ तक कि फिल्में और कहानियां जिस तरह से बनाई जाती हैं, इन सब की जड़ों में कहीं ना कहीं अरस्तु हैं। तो अरस्तु ने तो हमें सोचने, जीने और एक साथ रहने का पूरा टूल किट दे दिया। ये टूल किट आज भी हमारे पास है, उतना ही उपयोगी जितना तब था। सवाल बस इतना सा है, 2400 साल बाद क्या हम इन औजारों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं?